नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने पुराने तेवर, पुराने अंदाज में हैं। गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह कहा कि ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानव्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। लोकसभा चुनाव के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को खाद पानी दे रही है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। तभी तो सीएम योगी के तर्कश से ऐसा तीर निकला है जो सीधे सपा और कांग्रेस को घायल कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी को लेकर बड़ा बयान जो दे दिया है। योगी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोग आज के वक्त ज्ञानव्यापी को दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ है। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान ज्ञानव्यापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आया है और अब इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ज्ञानव्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानव्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानव्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। तो सुना आपने सीएम योगी का ये बयान। सीएम ने बयान तो ज्ञानव्यापी पर दिया, पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ज्ञानव्यापी को साक्षात विश्वनाथ बताया, बल्कि उसे मस्जिद कहे जाने को लेकर भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा। यानी साफ है कि सीएम का ये बयान सपा और कांग्रेस को जोरदार तरीके से घायल कर सकता है, क्योंकि उपचुनाव की तारीख और रणनीति के बीच सीएम योगी ने ज्ञानव्यापी का नया सियासी तीर विपक्ष के ऊपर छोड़ा है। खास तौर पर सपा के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ ये माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का खासा लाभ न मिल पाने की वजह से बीजेपी का कोर वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर सपा की तरफ चला गया, जिसका सीधा फायदा सपा को लोकसभा चुनाव में हुआ। तभी तो 37 सीटें मिली। मगर चुनाव के बाद से बीजेपी और सीएम योगी जिस तरह से हिंदुत्व की एकता के फॉर्मूले पर यूपी की जनता को कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। क्योंकि एक तरफ इस मुद्दे को हल करने में अभी वक्त है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मंदिर के पक्ष में खड़े होकर एक सियासी संदेश दे रही है। याद कीजिए, कुछ रोज पहले ही सीएम योगी ने एक बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे। माना जा रहा है ये संदेश जाति की राजनीति पर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने वाला बयान था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। सीएम के बयान से एक बात तो साफ है कि बीजेपी और सीएम योगी ने सपा के पीडीए के लिए जवाबी तीर इजाद कर लिया है, जो सपा की रणनीति को धूमिल करने में कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर सीएम का हिंदुत्व का फिर से सियासी संदेश दे रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे कई सियासी बाण सीएम योगी छोड़ने वाले हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी धाम ही विश्वनाथ धाम है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान की मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी, आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो
अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए डोडा पहुंचे। यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने 45 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे गंभीर मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया। इन तीन खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है। सुनिए। भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है। वहां रोड, पानी, बिजली, सब काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। महंगाई चरम पर है। नौजवानों की भर्तियां बंद है। जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया। ये जम्मू कश्मीर के, डोडा के आप लोगों ने किया है। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया,
इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक मेगा रैली की। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक होना तय है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी की भी तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। बीजेपी ने पूरे हरियाणा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। सुनिए। आतंक और अलगाव के उस कालखंड को वापस लौटाना चाहती है। वो कालखंड जिसके कारण हरियाणा की अनेक माताओं को अपनी संतानें गंवानी पड़ी। कांग्रेस हरियाणा की माताओं से उनकी संतानें छीनना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को आर्टिकल 370 फिर वापस लाने देंगे क्या? देश लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? साथियों, कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है? हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है? 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है।
मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी के पूर्व सांसद और गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक विवादित बयान सामने आया, जहां पर मंच से बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया जो कि अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि कवित्री और कटाक्ष अंदाज में अपनी बात रखने वाली नेहा सिंह राठौर को बृजभूषण शरण सिंह ने विष से उनकी तुलना की है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मोबाइल में दोनों हैं, विष भी हैं और अमृत भी। इशारों में बृजभूषण ने नेहा सिंह राठौर पर निशाना साधा। मोबाइल में दोनों है, विष भी है और अमृत भी है। इसमें प्रेमानंद की कथा भी आती है, बड़ी अच्छी कथा इस समय चल रही है प्रेमानंद जी की। और इसमें नेहा राठौर जनी उन्होंने कविता हुई थी, एक लड़की पढ़ी है, कह रहे हैं इसमें सब है बेटा, अच्छाई भी बुराई भी, तो हमें अच्छाई को ग्रहण करना है। मोबाइल में दोनों है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहित्यकारों को सम्मानित करने का मौका मिला है। हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्हों की वजह से आज हिंदी दिवस के दिन आज हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं उनका विशेष इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी से मिलवाने का काम किया है। मैं जब उनको सुन रहा था और मैं सभागार में बैठे हुए लोगों को सबको देख रहा था, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुन करके। और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आजादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
जहां आजादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आजादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। मैं इस मौके पर मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों का भी धन्यवाद दूंगा और खासकर प्रमोद त्यागी जी का, कि जिन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर या कहें ऐसा जो दुर्योधन के साथ था, दुर्योधन को भी ये पता था कि कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है, और कर्ण अगर हमारे साथ नहीं है तो महाभारत में हम दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये मौका मिला है और इसमें सीखने को मिला है कि एक मित्र क्या होता है। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी, ऐसा पात्र कर्ण है। मैं गुणवीर राणा जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज अपनी किताब आंसुओं की सभा को भेंट किया है। इसके साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी और समाजवादियों ने जो हिंदी के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके सम्मान करने का काम उस समय हुआ था। यश भारती से भी सम्मानित करने का काम हम लोग किया था। हिंदी बढ़े, हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं बढ़े, हमारी उर्दू बढ़े, यही संकल्प लेकर के हिंदी दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो खबर दिन भर में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।